औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अबाउट द डिविडेंड। इनफैक्ट आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक है डिविडेंड और एक है मुदारबा। डिविडेंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड क्या चीज़ है, हाउ डू द कंपनीज डिक्लेयर डिविडेंड, हाउ डू दे पे द डिविडेंड, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अपने आज के लेक्चर में। उसके साथ साथ द अदर टॉपिक विच आई विल डिस्कस विद यू इज द मुदारबा। व्हाट इज मुदारबा, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ मुदारबा, हाउ डू द मुदारबा companies they get registered under the Companies Ordinance 1984 and under the rules, and what is the legal definition under the Ordinance 1984, the definition of the mudarba. Then we'll further discuss about the different types of mudarba. इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंटली मुदारबा इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. सो व्हाट आर दोज एक्टिविटीज इन विच द मुदारबा इज इन्वॉल्व्ड. उसके बाद हम देखेंगे दी कंडीशंस एप्लीकेबल टू मुदारबा, वो वाले कंडीशंस, वो रिक्वायरमेंट्स जो मुदारबा पे लागू होते हैं वो क्या क्या हैं, जिनका फुलफिल करना मुदारबा कंपनी पे जरूरी है. और फिर हम देखेंगे द अकाउंट्स ऑफ मुदारबा, that the company shall within 6 months from the closing of the accounting year of the mudarba prepare and circulate to the holders mudarba certificates. So ये हम देखेंगे in the heading accounts of mudarba. और finally जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मुदारबा में वो होगा the audit of मुदारबा. क्या मुदारबा कंपनीज का ऑडिट होता है, ऑडिट क्या है, कंपनी के ऑडिटर्स कौन होते हैं. जब भी अब मैं ऑडिटर का लफ्ज बोलूं, सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर बिकॉज इन माई प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द ऑडिटर एंड द ऑडिट ऑफ द कंपनीज, दैट हु आर द ऑडिटर्स एंड हाउ डू द ऑडिटर्स परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑडिट इन द कंपनीज. ये हम कर चुके हैं. सो मुदारबा कंपनीज का भी ऑडिट होता है परफॉर्म्ड बाय द auditors, and the accounts of mudarba companies shall be audited by an auditor who must be the chartered accountant. Yani the eligibility for the mudarba companies auditor is the chartered accountant, yani uska CA hona zaruri hai. So as I've told you today, first of all we'll discuss the dividend. Dividend क्या चीज है? डिविडेंड मुनाफा है, डिविडेंड प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है. वो जो उन्होंने कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उस इन्वेस्टमेंट पे जब कंपनी को बिजनेस करके जो नफा मिले, जो मुनाफा मिले, जिसको फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड. सिंपल एक चीज अपने जहन में रखें, डिविडेंड मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है. और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूं कि कंपनी के पास दो किस्म के प्रॉफिट्स होते हैं, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स. डिविडेंड कंपनी का वो मुनाफा होता है जो कि कंपनी को शेयर्स के में से होता है और फिर उसको वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Whereas a reserve is also the profit earned by the shares, but reserve वो मुनाफा होता है, वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी साइड पे रख देती है in order to avail future opportunities, future needs, future requirements. यानी एक होता है मुनाफा डिविडेंड, एक होता है रिजर्व. रिजर्व
वो कंपनी का वो मुनाफा, कंपनी को जाहिर है जब अपना बिजनेस करती है, सो डेफिनेटली द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, एंड इफ देयर इज सम प्रॉफिट, सो उसमें एक होता है डिविडेंड एंड द अदर इज द reserve. Dividend is the profit which the company distributes among its shareholders in proportion of their shares. यानी सबको एक जैसा मुनाफा तो नहीं मिलेगा, हर किसी को उतना मुनाफा मिलेगा जितने के उसने शेयर्स लिए हैं. अब इसी तरह रिजर्व क्या चीज है? रिजर्व इज ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बट दैट प्रॉफिट जो कि कंपनी एक साइड पे कर देती है और उससे फिर फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटीज आए, कोई भी ऐसे मौके आए जिसको कंपनी अवेल करना चाहे, सो वहां पे कंपनी रिजर्व को यूटिलाइज करती है. सो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. डिविडेंड क्या है? इट इज अ सम ऑफ मनी पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स. A sum of money which is the profit of the company, which is to be paid by the company to its shareholders. Out of its profits, the money paid to the shareholders by the company out of its profits is the dividend, or sometimes from the reserves as well. Dividend is actually the distribution. हम मुनाफे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं. कंपनी मुनाफे को तकसीम करती है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, रिप्रेजेंटिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द मेंबर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क ऑफ सच इन्वेस्टमेंट. सो डिविडेंड इज that portion of accumulated profits of a company which is divided amongst its members in proportion to their shares. So simple बात, डिविडेंड क्या हुई? ये तो डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी है. अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आपके जहन में क्लियरली आपको पता हो कि डिविडेंड क्या चीज है. डिविडेंड is actually that portion of accumulated profits of a company which is divided amongst its members in proportion to their shares. ये होता है डिविडेंड. डिविडेंड में सबसे हम कहते हैं, पहले देखेंगे द डिक्लेरेशन, कि कंपनी डिविडेंड्स को, इस प्रॉफिट को कैसे डिक्लेयर करती है. हाउ डू द कंपनीज डिक्लेयर their profits under the Companies Ordinance 1984. यानी हमारा ये जो ऑर्डिनेंस है, हमारे जो कवानीन है कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, वो कवानीन, वो प्रोविजंस, उस कवानीन के डिफरेंट शिकें हमें डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में क्या कहती हैं. यानी कानून, ऑर्डिनेंस का कानून, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के जो कवानीन है वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में क्या कहते हैं. सो द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड इन द जनरल मीटिंग. However, the interim dividend may be approved and declared by the directors. यानी यूजुअली डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होता है, उसका बाकायदा उसको को अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है जनरल मीटिंग में. लेकिन कोई इंटरिम डिविडेंड हो तो वो जो होता है वो इंटरिम डिविडेंड मे बी अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. याद रखिए, कोई भी डिविडेंड जो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है shall not exceed the amount. जो कही है उतना ही आपने डिक्लेयर करना है. कौन सा अमाउंट? which is recommended by the directors. जब भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है पहले उसका अप्रूवल लेती है डायरेक्टर से. If it is recommended by the directors, then the dividend shall not exceed, shall not cross that limit. And dividend shall not be declared from the gain.
उस मुनाफे से हम कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी जो मुनाफा उसको हासिल हुआ होता है कंपनी की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के। समझ में आई बात? यानी कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर जो उसको मुनाफा होता है उस पे तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन कंपनी यूजुअली जो गेन उसको होता है, जो मुनाफा होता है फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पे दी कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर दी डिविडेंड। हाँ, कंपनी कर सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, यू नो व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हिच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी वो प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि गाड़ी। इमूवेबल जो कि जमीन के साथ मुल्हिक का हो, जिस प्रॉपर्टी को आप उठा ना सके, जैसे आपकी कोई जायदाद, आपकी जमीन, आपका प्लॉट, आपका घर, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के जो मुनाफा हासिल होता है यूजुअली कंपनी उस पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, बट इन सम केसेस अगर वो गेन इज एडजस्टेड अगेंस्ट लॉसेस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, then the company can declare the dividend on the gain arising from the sale of immovable property. Usually immovable property को बेच के जो आपको पैसा मिलता है कंपनी को, उस पे वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। डिविडेंड अगर एक दफा कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि जी ये कंपनी का डिविडेंड है which will be distributed amongst its members, so then it becomes an obligation. वो तब कंपनी का फर्ज हो जाता है कि once the dividend is declared, the company will have to distribute it among its members. उसको फिर वापस नहीं किया जा सकता जब वो डिक्लेयर हो जाए। And the dividend is of course paid out of the profits of the company. Simple. No dividend shall be declared or paid out of the unrealized gain. इस लफ्ज पे गौर करें, अनरियलाइज्ड गेन, ये क्या होता है मैं आपको अभी समझाती हूँ। पहले इस बात पे गौर करें। हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की, मुनाफे को डिक्लेयर करने की, वो मुनाफा जो डिविडेंड कहलाता है और जो कि हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहते हैं कि जी कवानीन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का हमें ये कहते हैं कि नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ द unrealized gain on investment property credited to profit and loss account. जहन में रखने वाली बात इसमें यह है, आपके लिए इतना ही समझना काफी है कि कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी उस पैसे पे से, उस गेन पे से जो कि अनरियलाइज्ड गेन होता है। अब अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है? अनरियलाइज्ड गेन वो होता है जो कि कागजात में तो एक पैसा मौजूद है लेकिन अभी कंपनी को मिला नहीं है। सो अभी जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो पैसा जो कंपनी के हाथ में नहीं आया है, उस पे वो डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कर सकती है? राइट? अनलेस एंड अनटिल आई हैव समथिंग इन माय हैंड्स एंड द प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड आई हैव द मनी, I am now the owner and I can distribute it. लेकिन unrealized gain पर जब ट्रांजैक्शन अभी पूरी नहीं हुई, उस गेन पर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच इज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 249 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 248 हमें ये कहता है कि कंपनी डिविडेंड को, मुनाफे को डिक्लेयर नहीं करेगी कौन से पैसे में से? जो कि अनरियलाइज्ड गेन होता है उसमें से। नाउ व्हाट इज अनरियलाइज्ड गेन? द प्रॉफिट व्हिच हैज बीन मेड बट नॉट येट रियलाइज्ड थ्रू अ ट्रांजैक्शन, सच एज अ स्टॉक व्हिच हैज राइजन इन वैल्यू बट इज स्टिल बीइंग हेल्ड, अ प्रॉफिट दैट एग्जिस्ट्स ऑन पेपर resulting from any type of investment. An unrealized gain is a profitable position that has yet to be cashed. The company has not cashed that, such as
विनिंग स्टॉक पोजीशन, वैल्यू ज्यादा है, अब मार्केट का क्या पता चलता है, क्या पता वैल्यू कम हो जाए, दैट the winning stock position that remains open again becomes realized once the position is closed for a profit. Once the position is closed, then the company will say that the company has realized this, the company has got this gain. असल में वो कंपनी का गेन है, लेकिन जब तक कंपनी के हाथ में नहीं आ जाता उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन. तो जब कैश कंपनी के हाथ में नहीं है, इट मीन्स that is only on the papers and that is the unrealized gain, and the company cannot declare dividend on unrealized gain. वो पैसा जो कि अभी हाथ में नहीं है और the transaction is not completed and the profit has been made by the company but yet not realized through a transaction. So unrealized gain पे company dividend declare नहीं करेगी. The payment of the dividend, हमने सबसे पहले देखा what is a dividend, the definition of dividend, the meaning of dividend. फिर हमने देखा the companies, what does the companies ordinance 1984 says about the declaration, about declaring a dividend. How do the companies ordinance 1984 declares the dividend? कंपनी कैसे डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, हमने वो प्रोविजंस देखी. अब हम देखेंगे अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिविडेंड को कैसे पे करेगी. यानी द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज payable only to the registered holder of shares. यानी डिविडेंड सिर्फ उसे मिलेगा जो कंपनी का रजिस्टर्ड, जिस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होगा, वो शेयर होल्डर जिसका इंदराज कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में हो चुका है, ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर द डिविडेंड ऑफ अ कंपनी. और कैन बी समवन on his order to his banker or to a financial institution. यानी मैं शेयर होल्डर हूं, मैं कह सकती हूं कि मेरी जगह ये डिविडेंड पे किया जाए बैंकर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, which I have nominated for this purpose. यानी शेयर होल्डर अपनी जगह किसी और को नामजद कर सकता है for the dividend under section 250 of the Companies Ordinance 1984. Dividend warrants are sent by registered posts unless the entitled shareholders requires otherwise in writing. यानी ये registered post से भेजे जाएंगे. हाँ, अगर जो शेयर होल्डर है वो कहे कि जी नहीं मुझे पोस्ट से ना भेजे जाए और वो रिटर्न इसका दे दे, तो फिर हम कंपनीज को पोस्ट से नहीं भेजेगी. बट यूजुअली द डिविडेंड्स आर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट्स. डिविडेंड मस्ट बी पेड, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम दैट डेट टिल 30 days. 30 दिन का टाइम है कंपनी के पास. सो द डिविडेंड मस्ट बी पेड within 30 days of declaration. जिस दिन dividends declare हुए, from that date till 30th day, वो टाइम पीरियड के दौरान कंपनी ने उस डिविडेंड को देना है. कंपनी इज बाउंड नहीं होगी तो कंपनी पे पेनल्टी होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव को जुर्माना देना पड़ेगा. सो payment of dividend within 30 days from the date of declaration of dividend is must. It is not lawful for the director to withhold the payment of dividend once it is declared. यानी ये नाजायज है, गैर कानूनी है, अनलॉफुल है कि अगर हम कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करके उसको फिर अदा ना करे, पे ना करे. 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी ने वो पे करना है. और अगर पे नहीं किया, if the dividend is not paid within 30 days of its declaration, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment.
चीफ एग्जीक्यूटिव को जेल होगी अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years and a fine of rupees up to rupees 1 million. यानी section 251 of the Companies Ordinance 1984 says कि जी dividend, pay the dividend if the dividend is declared, pay it within 30 days of its declaration. If not paid, then the chief executive will be held liable and he shall be punishable with imprisonment up to 2 years, यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जा सकती है. When we say the punishment is up to the period of 2 years, यानी maximum 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है. And a fine up to rupees 1 million, ये उस पे फाइन भी होगा. So the chief executive must be careful to pay the declare within 30 days, to pay the dividend within 30 days of its declaration. A chief executive, as I have told you, shall be punishable if he has not paid the dividend within due time. The chief executive from the day of conviction, उसके ना सिर्फ उसको जेल होगी, ना सिर्फ उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसके साथ साथ ही जब ये जुर्म उस पे साबित हो गया कि उसने अनलॉफुली विदहोल्ड किया था पेमेंट ऑफ डिविडेंड को, सो ही विल हैव टू सीज हिज ऑफिस, उसको अपना ओहदा, अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, एंड शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years from that day be eligible to be the chief executive or even a director of that company or any other company. So आपने देखा कि चीफ एग्जीक्यूटिव को जो सजा भी होगी, जेल भी होगी, उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी और वो अगले 5 सालों के लिए इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता और किसी और कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का भी वो हकदार नहीं होगा. यानी जब उस पर ये साबित हो जाए, ही इज हेल्ड लायबल फॉर विदहोल्डिंग अनलॉफुली द डिविडेंड डिक्लेयर, and if the chief executive has not paid the dividend to the member or shareholder. लेकिन there are circumstances under which no offense, even dividend is not paid. यानी कोई जुर्म नहीं है, dividend is declared, but the chief executive, the director, they have not paid the dividend within 30 days and it is not considered as an offense, और वो जुर्म भी नहीं है. So आपने ये देखना है कि अभी मैंने आपको ये कहा कि जी जुर्म है अगर डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड आपने वो पे नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कंपनी ने, डायरेक्टर ने डिविडेंड को पे नहीं किया तो उनको सजा होगी, जुर्माना होगी, वो इनएलिजिबल होगी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए. लेकिन देयर आर सर्टेन circumstances, there are some cases in which if the dividend is not paid within the time specified by law, no offense shall be deemed to have been committed. उसको हम offense ही नहीं कहते. So कौन से वो हालात हैं, what are those circumstances in which even the dividend is not paid but still it is not considered as an offense? वो जुर्म भी नहीं है, कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया लेकिन ये जुर्म नहीं है. कौन से वो केसेस हैं? सबसे पहले where dividend could not be paid by reason of the operation of law, यानी कानूनन उस डिविडेंड को उस शेयर होल्डर को देना, उस पे पाबंदी है, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. यानी कानून ने कहा है कि आपने इस बंदे को ये डिविडेंड नहीं देना, कोई भी रीजन है. सो व्हेन देयर इज सम प्रोहिबिशन, सम रिस्ट्रिक्शन बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट इज नॉट एन ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव. दूसरा केस क्या है? Where shareholder has given direction to company regarding payment of the dividend and such direction cannot be complied with. यानी शेयर होल्डर्स को कुछ
डायरेक्शंस दी गई थी, कुछ अहकामात दिए गए थे रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट द शेयर होल्डर हैज़ नॉट फुलफिल्ड दोज रिस्ट्रिक्शंस, दोज डायरेक्शंस, तो तब भी उसको नहीं पे किया जाएगा डिविडेंड, क्योंकि उसने वो बात नहीं मानी. When there is a dispute regarding the right to receive dividend, यानी जब एक प्रॉब्लम आ जाए, when there is a dispute, कोई झगड़ा आ जाए between the right to receive dividend, कि किसका हक है कि डिविडेंड जिसको मिले, सो तब भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा unless the dispute has been resolved. Where dividend is lawfully adjustable against the sum due to the company from the shareholder, यानी कानूनन कंपनी को ये इजाज़त हासिल है कि वो जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, वो जो मुनाफा डिक्लेयर हुआ था फॉर सम शेयर होल्डर, उसको कंपनी ये लॉफुली इज अलाउड टू एडजस्ट दैट अमाउंट बिकॉज दैट इज ड्यू टू द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर ने कुछ अदा करना है, अब उसने कंपनी को वो पैसा अदा नहीं किया, अब कंपनी जवाब में इस बात के लिए वो उसकी कोई इजाजत है टू कीप दैट डिविडेंड बिकॉज when where dividend is lawfully adjustable against the sum due to the company from the shareholder, and if there is any other reason which proves that default to pay dividend on times was not on the part of the company, in that case no offense even if the dividend is not paid. लेकिन ये जितने भी केसेस हैं जो मैंने आपको फर्दन बताए कि इसमें भी जी अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो ये ऑफेंस नहीं है, इसमें भी ऑफेंस नहीं है, डिफरेंट सूरतें मैंने आपको बताई कि इन विच द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट एन ऑफेंस. The company has not paid the dividend but it is not considered as the offense. In all these cases, permission of the SECP will be required for withholding the payment of dividend, and the SECP will grant that permission on an application made by the company within 45 days of the declaration of dividend. यानी आपने डिविडेंड को विदहोल्ड करना है, एसईसीपी को रीजन बताओ, एसईसीपी से परमिशन हो लो, फिर भी उसके बाद किसी भी शेयर होल्डर का डिविडेंड रोक लो, विद हेल्ड कर लो. यानी द कंपनी इज अलाउड. सबसे पहली बात तो ये कि कंपनी विल हैव टू once the dividend is declared, if it is lawful by all means, by all the aspects, the company will have to pay the dividend within 30 days. If not paid, the chief executive shall be liable. Imprisonment भी होगी, जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा और वो ineligible हो करार पाएगा फ्यूचर में 5 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए. ये तो सिंपल सी बात आ गई. लेकिन देयर आर सम केसेस इन विच इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस. उन केसेस में भी द कंपनी विल हैव टू गेट द परमिशन ऑफ एसईसीपी इफ द कंपनी इज गोइंग टू विदहोल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, and the SECP will grant this permission within 45 days of the declaration of dividend. अब ये जो हम 30 days की बात कर रहे हैं, for the purpose of counting 30 days, the date of dividend declaring would be determined as this. Dividend will have to be approved by the directors, approved by members. मैंने आपको बताया था when the company is going to declare the dividend, the directors, the members will have to approve it. Approved where notice of closure of shares transfer book is given, and where such notice is not given. फिर the date from which closure period starts and the date of which dividend is approved. Dividend approve हो गया, उसके बाद हम 30 days. Our next topic is the Mudarba companies and Mudarbas.
an important financial mode in Islamic system. मुदारबा, कंपनीज एंड मुदारबास. मुदारबा क्या होता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये हम देखेंगे अपने इस टॉपिक में. The concept of mudarba companies was actually given 1400 years back by our holy prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. यानी हमारे पैगंबर ने मुदारबे का कॉन्सेप्ट दिया था 1400 साल पहले. एक्चुअली मुदारबा क्या है? मुदारबा ये है कि जिसमें एक पार्टी जो है उसका पैसा हो और दूसरे पार्टी की स्किल्स हो. एक की मेहनत, दूसरे का पैसा, ये होता है मुदारबा. Where one party provides the finances and the other party provides its skills. The party which provides the money, the finances, is called the Rabbul Mal. Rabbul Mal जो माल देता है, जो पैसा देता है. Whereas the other party जिसकी skills होती है, जिसका काम होता है, that party is known as the मुदारिब, the working partner. So मुदारबा क्या है? मुदारबे में दो का पार्टीज होती हैं, रब्बुल माल एंड मुदारिब. रब्बुल माल कौन होता है? द पार्टी हु प्रोवाइड्स द फाइनेंसेस. एंड मुदारिब कौन सी पार्टी होती है? द पार्टी हु पुट्स in the management skills and all the efforts. So इस तरह होता है हमारे पास मुदारबा. मुदारबा is actually one of the prime modes of Islamic financial system. So ये है मुदारबा. और पाकिस्तान में ये जो मुदारबा का प्रोसेस है, the process of Islamization of the economy, ये हमारे पास आया 1980 में. The process of Islamization of the economy was initiated in 1980 when the government introduced the concept of mudarba for the Islamization of the economy in the banking and corporate sector. The mudarba is actually the Mudarba companies and the Mudarba Ordinance 1980, then the Mudarba Rules 1981. They were promulgated in early 80s by the government of Pakistan. यानी जो हमारी हुकूमत है, जब ये इकोनॉमी की इस्लामाइजेशन की बात आई तो ज़ाहिर है हमें उसके लिए कुछ कवायद ज़वाबित चाहिए थे, कुछ कवानीन चाहिए थे जो कि इस मुदारबे पे इम्प्लीमेंट हो. तो हमारे पास उस वक्त था द मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 और फिर था हमारे पास मुदारबा रूल्स 1981 एंड दे वर प्रोमलगेटेड इन अर्ली 80s बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. एंड so what are generally the provisions, what are the rules and regulations applicable on this मुदारबा? वो कौन से कवानीन है, वो कौन सा एक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इस मुदारबा के ऊपर एप्लीकेबल है. मुदारबा किन कवानीन के ताबे है? जाहिर है हम जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस चलाते हैं, वो किसी ना किसी कानून के ताबे होता है, कुछ रूल्स का पाबंद होता है. सो द मुदारबा company is the rules and regulations and the regulatory framework applicable to mudarba is the mudarba companies. I've just told you the mudarba companies and mudarba ordinance 1980, the mudarba companies and mudarba rules 1981, the companies ordinance 1984, the religious board, prudential regulations for mudarba. So ये regulatory framework है which is applicable to mudarba and mudarba companies. Now what is the role of mudarba in Pakistan? पाकिस्तान में ये जो मुदारबा है इसका क्या किरदार रहा है? मुदारबा एक पार्टी के फाइनेंसेस है और दूसरी पार्टी की स्किल है.
A mudarba is usually floated by an MMC. MMC stands for Mudarba Management Company, and the MMC, the mudarba floated by an MMC, is the manager, is the mudarib. Yani mudarba management company is the manager, is the mudarib. The MMC uses his entrepreneurial skills and manages the business of mudarba. यानी MMC जो है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, इसको हम मुदारिब कह रहे हैं क्योंकि इसकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, एंड जो कि MMC है, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी जो है, वो कंपनी के बिजनेस को मैनेज कर रही है. द प्रॉफिट अर्न्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एट अ स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड रेशियो, जो कि ऑलरेडी बताया गया है कि जी इस रेशियो से प्रॉफिट को दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इन पाकिस्तान द मुदारिब हु इज द MMC यानी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी मैनेजेस द मुदारबा वेंचर्स. बाय लॉ द मुदारिब कैन चार्ज मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 10% of the net annual profits of the mudarba, and besides the mudarib also gets profits in shape of dividends. यानी मुदारिब को डिविडेंड भी मिलेगा on its minimum investment in the venture of मुदारबा. यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे भी चूंकि वो मुदारिब है, उसकी स्किल्स हैं, उसकी मैनेजमेंट है, वो बिजनेस को मैनेज करता है, तो उसको उसके साथ साथ मुदारिब also gets the profit in shape of dividends on its minimum investments in the venture of mudarba. Benefits of Rabbul Mal. जिसका पैसा है, जिसके फाइनेंसेस है, उसको क्या फवायद होंगे? One party has the funds, has the money, but does not have the skills. That person who is giving the money is not competent enough to run this business, to manage this business. He is not experienced enough. And the party who is the mudarib has the experience but does not have the funds. Mudarba gives opportunities to both the parties, mudarib and Rabbul Mal. जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास स्किल है, जिसके पास पैसा है उसके पास स्किल नहीं है, दोनों इकट्ठे होकर काम करते हैं और फायदा लेते हैं. एंड these both of them, the mudarib and Rabbul Mal, they join hands for the business under the Sharia. Rabbul Mal के पास ये इख्तियार है कि वो any time can liquidate his investment by selling the mudarba certificate through stock market to other Rabbul Mal. In Pakistan, the income of mudarba is tax free if the mudarib distributes 90% of the profit to Rabbul Mal earned in any single year. तब ये tax free है. Mudarba as an Islamic fund. Mudarba can invest in the stock market, indulge in ijara, मुदारबा, मुशारका और मुशारके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज, indulge in trading of halal commodities, undertake project financing activities, act as a venture capital company among other activities. यानी मुदारबा एज एन इस्लामिक फंड वो क्या क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है, इंडल्ज हो सकती है मुशारका में, इजारा में, हलाल कमोडिटीज़ में को ट्रेड कर सकती है, अंडरटेक कर सकती है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. सो ये सारे काम कर सकती है. अब एक लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा, मुदारबा एंड मुशारका. व्हाट इज़ मुशारका? ये लफ्ज़ बार बार आएगा, सो आपको पता होना चाहिए मुशारका क्या चीज़ है.
Musharka is actually a joint enterprise. It is actually a partnership with profit and loss both. Sharing implications that is used in the Islamic finance instead of interest bearing loans. यानी ये भी इस्लामिक सिस्टम है, और कौन सा, जिसमें कि इंटरेस्ट बेयरिंग लोन नहीं होता. मुशारका allows each party involved in a business to share both the profit and loss and to share the risks factor as well. ये होता है मुशारका. Performance of Mudarba as an entity in Pakistan. Mudarba sector has continuously been playing an active role in the growth of Pakistan's economy. During the last 2 decades, the Mudarba sector has enrolled its place in the financial intermediaries of Pakistan and has been able to create a market niche for themselves in the corporate sector. यानी पिछले 2 डिकेड से जो मुदारबा है उसने पाकिस्तान में एक खास अपने कदम जमा लिए हैं, और अब पाकिस्तान इस काबिल हो गया है कि उसकी एक मार्केट निच उसने अपने लिए बना ली है. अब मार्केट निच क्या होती है जो कि मुदारबा ने अपने लिए पाकिस्तान में बना ली है? A market niche is the subset of market on which a specific product is focused. The market niche defines the product features aimed at satisfying specific market needs as well as the price range, production, quality and demographics. That is, instead to impact, it is also a small market segment. यानी जो मुदारबे की हम बात करते हैं, मुदारबे ने मार्केट निच वो कर ली है. कैसे मुदारबे ने मार्केट निच को कैसे क्रिएट किया है पाकिस्तान में? ऐसे कि अब मुदारबा जो है उसके फीचर्स ऐसे हैं कि वो मार्केट को सेटिस्फाई करती है, यहाँ की मार्केट को. कैसे? प्राइस रेंज, प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड डेमोग्राफिकली. दैट इज इंस्टेड टू इम्पैक्ट. सिंपल, मुदारबा ने पाकिस्तान में मुदारबा एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ में, और पाकिस्तान का जो मुदारबा सेक्टर है, इट हैज एनरोल्ड इट्स प्लेस इन the financial intermediaries of Pakistan and has been able to create a market niche. Mudarba companies as a conjunction point. For the occurrence of investment, usually there are 2 options: active investment, passive investment. Active investment में ये होता है कि जहाँ एक या कुछ अफराद मिले, उन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक बिजनेस शुरू किया. अब दिस प्रोजेक्ट इज ओवरऑल मैनेज्ड बाय दीज पीपल. इकट्ठे होकर इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया और वो इकट्ठे ही इसको चला रहे हैं. अब ये जो कुछ लोग हैं, इन लोगों के ही एफर्ट्स हैं, इन लोगों का ही पैसा है, इन लोगों की लेबर है, एंड दे आर एक्चुअली रनिंग दिस प्रोजेक्ट. सो डेफिनेटली they will bear all the consequences, all the risks, and they will also enjoy the fruits of their managerial skills and the capital they have invested in. यानी एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है? लोग मिले, उनकी मेहनत है, उनका पैसा है. अब जाहिर है फल भी वो खाएंगे, नुकसान के जिम्मेदार भी वो खुद होंगे, और वो अपनी जितनी उनकी मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होंगी उतना उस हिसाब से उनका प्रोजेक्ट आगे जाएगा, बिजनेस फ्लरिश करेगा, और देन दे विल बी एंड द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन इट. अब जितना उनका
उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, जितने उनकी मैनेजरियल स्किल्स आला होंगी उतना उनका बिजनेस फ्लरिश करेगा। अब इसमें नुकसान नफा दोनों के ये लोग जिम्मेदार होंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट वेयर वन पार्टी प्रोवाइड्स capital only and takes no part in the management of the capital invested and wants to receive the fruits only on the basis of investment। कि भाई मैंने ये पैसा दिया है, अब नफा हो नुकसान हो तुम लोगों की स्किल्स है, जिस तरीके से करो, मुझे तो तुम लोगों ने सिर्फ जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है इसके जवाब में मुझे तुम लोग सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे फ्रूट दो। सो ये होती है पैसिव इन्वेस्टमेंट्स where one party provides capital only and takes no part in the management of the capital invested and wants to receive the fruit on the basis of investment they have made. Usually it happens when a party or person have no skills to manage or invest his capital. Three options are available to such पैसिव इन्वेस्टर्स। और करें, पैसिव इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शंस हैं। यानी हम कहते हैं कि जी हमने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, स्किल्स नहीं है हमारी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर कैपिटल होल्डर्स, प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन सी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने की है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न इस पे क्या है और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, अलाउड है या नहीं अलाउड। अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट है इन ओन एंटरप्राइज, जिस तरह अपने जो कुछ लोग मिले उनका एक प्रोजेक्ट है, नाउ दिस इज द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज देयर ओन कंपनी, देयर ओन प्रोजेक्ट, देयर ओन एंटरप्राइज। रिटर्न क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। इस्लामिक में दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। पैसिव इन्वेस्टमेंट यानी जब हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट देते हैं, स्किल्स नहीं होती। कंपनी में शेयर्स, उसमें हमें डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस होता है, एंड दिस इज अलाउड इन इस्लाम। एक और पैसिव इन्वेस्टमेंट, द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो बॉन्ड्स की सूरत में, सिक्योरिटीज की सूरत में, एंड वी गेट फिक्स रिटर्न विच इज रिबा, एंड दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। Another passive investment is the bank deposit, and what we get, we have invested, bank deposits hai, and what we get, fixed return, riba, and that is also prohibited in Islam. So mudarba companies in this regard can serve as a conjunction point by facilitating both stakeholders very effectively and efficiently. Capital holders invest their funds with the mudarba in form of mudarba certificate and thus get return of their investment in form of profit and loss both. On the other hand, joint ventures entrepreneurs submit their project proposals to the mudarba companies. The mudarba companies examines the business plan, and if it is satisfied that the project could bring in sufficient income, it invests in that project. ये भी एक बहुत मजे की बात है। जॉइंट वेंचर्स में एंटरप्रेन्योर्स खुद अपना प्रपोजल देते हैं, मुदारबा कंपनीज को लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इससे इनकम होगी, सो these companies they invest in that project. Now the Companies Ordinance 1984, वो हमें मुदारबा के बारे में प्रोविजंस क्या बताता है, यानी डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉज हमें मुदारबा के बारे में सिंपली क्या बताते हैं। मुदारबा क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दी, यानी द सिंपल मीनिंग, द ऑर्डिनरी मीनिंग। ऑर्डिनेंस क्या कहता है, मुदारबा क्या है। अब मुदारबा कंपनी मीन्स अ कंपनी engaged in the business of floating and managing मुदारबा। ये ऑर्डिनेंस की सिंपल डेफिनेशन है। What is the legal status of mudarba companies? Any company incorporated under the Companies Ordinance 1984 can be registered
as Mudarba Management Company. The prerequisite of the registration of a Mudarba company is the financial standing and previous background of its directors. The minimum paid up capital of a Mudarba of a management company must be rupees 2.5 million. याद रखिए 2.5 million कम से कम paid up capital हो for companies with sole objective of being a Mudarba management company, or 7.5 million for companies whose sole objective is not the management of Mudarba. The management and contractual power for the Mudarba vests in Mudarba Management Company, which is required to invest a minimum of 10% of the Mudarba fund, and which is entitled to a maximum of 10% of net profit as management fee. Registration of Mudarba companies. No Mudarba company can operate without registering with the registrar. यानी पहले रजिस्ट्रार के पास एंटर होंगी, रजिस्टर होंगी, तब एक मुदारबा कंपनी अपना काम करेगी. एंड अ कंपनी शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ मुदारबा कंपनी इफ इट फुलफिल्स सर्टेन कंडीशंस. यानी क्या? सबसे पहले द मुदारबा कंपनी इज रजिस्टर्ड under the Companies Act 1913 or is a body corporate formed under any law in force and owned or controlled by the federal and provincial government. That being a company solely engaged in the flotation and management of Mudarba has a paid up capital not less than 2.5 million rupees. I just told you कि 2.5 million rupees का फंड होगा तो तब ये जो कंपनी है ये मुदारबा कंपनी कहलाएगी. द मुदारबा कंपनी का जो none of its directors, officers, employees has been convicted of fraud or breach of trust or an offense involving moral turpitude. मैं आपको बता रही हूँ कंडीशंस, शराइत जो कि मुदारबा कंपनीज पे लागू होती हैं, और ये एक शर्त है कि मुदारबा कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी अफसर, कोई भी उसका एम्प्लॉय वो कभी भी किसी गैर इखलाकी फेल का मुर्तकिब ना हुआ हो, कभी उस पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए वो कन्विक्टेड ना हो, किसी फ्रॉड के लिए वो कन्विक्टेड ना हो, यानी वो एक मुआशरे का फाल शहरी हो, एक जिम्मेदार बंदा हो. That none of its directors, officers or employees has been adjudged as insolvent or has suspended payment or has compounded with his directors. यानी कोई भी जो डायरेक्टर है का उस मुदारबा कंपनी का, कोई भी जो अफसर है, कोई भी जो कि उसका एम्प्लॉय है वो इंसॉल्वेंट ना हो, जो बैंकरप्ट ना हो, और हैज सस्पेंडेड पेमेंट, और उसकी पेमेंट सस्पेंड ना हुई हो, और हैज कंपाउंडेड विद हिज क्रेडिटर्स, यानी वो क्रेडिटर्स के से उसके कंपाउंडेड ना हो. दैट its promoters are in the opinion of the registrar persons of means and integrity and have knowledge of matters. यानी मुदारबा कंपनी के जो promoters होंगे वो भी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज के साथ साथ मुदारबा कंपनी के डायरेक्टर्स भी कि जो वो ऐसे लोग हों मींस कि जो पर्सन्स ऑफ मींस हो एंड इंटेग्रिटी, उनकी एक इज्जत हो, माशरे के फाल शहरी हो, और जिनको अच्छा खासा नॉलेज हो इन मामलात से निपटने के लिए. That being a company also engaged in business other than flotation and management of Mudarba. It has a paid up capital of such amount and of such nature as may be prescribed. I have already told you Mudarba kya hai. Mudarba is a business in which a person participates with his money and another person with his efforts or skills, or both efforts and skills, and shall include unit trust and mutual funds by whatever name called. Types of Mudarba. There is specific for one purpose or objective. एक मकसद,
multi-purpose for more than one purpose or objective, यानी one purpose and multi-purpose. These types of mudarba may either be for a fixed period or for indefinite period of time. Presently, mudarbas are generally involved in different activities, यानी selective and case-to-case basis participation in mudarba and musharaka, यानी ये उनका बिजनेस है, वो मुदारबा भी करते हैं, मुशारका भी करते हैं. Deploying funds to industrial, commercial and trading companies as per Islamic Sharia. शरिया के उसूलों के मुताबिक वो they deploy funds to industries, commercial and trading companies. Deploying funds in commercial trading, developing factories and commercial buildings in accordance with the Sharia. Participating in equity of new and existing units. Collaborating with other companies and mudarbas to act as consultants and receive fee for that. यानी मुदारबा कंपनीज collaborate करती हैं दूसरी कंपनीज के साथ और they act as their consultants and then receive fee for that. The conditions applicable to mudarba. No allotment of mudarba certificate shall be made unless a prospectus approved by the registrar has been issued. तब कहीं जाके मुदारबा सर्टिफिकेट जो है उसको अलॉट किए जाएंगे जब प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो जाएगा by the registrar and the minimum amount stated in the prospectus to be the amount which must be raised in order to provide for the business operation and expenses has been subscribed. सिंपल सी बात है. याद है जब मैंने मुदारबा के अलावा आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बताया था, उन चैप्टर्स में मैंने आपको बहुत क्लियर किया था कि जी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तब होती है जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो जाए और उसमें वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए. बिल्कुल उसी तरह से मुदारबा कंपनी के सर्टिफिकेट तब अलॉट होंगे unless a prospectus is approved by the registrar and has been issued and the minimum amount stated in the prospectus to be the amount which must be raised in order to provide for the business operation. All the money received, अब उसके बाद मुदारबा कंपनी ने पैसे दिए. All the money is received from the applicant for the मुदारबा certificate. अब जाहिर है मैं एक मुदारबा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, सो मुझे वो कंपनी जो है मुदारबा सर्टिफिकेट्स देगी जिससे ये सबूत है कि जी मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है. सो ऑल द मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट फॉर मुदारबा सर्टिफिकेट्स for a mudarba shall be deposited and kept in a separate bank account in a scheduled bank until they are refunded or until it is certified by the registrar that mudarba certificates have been allotted in an amount not less than a minimum amount. बिल्कुल ये वैसी ही ऑलमोस्ट तरीका है जो मैंने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में आपको बताया था, वैसे ही है. पैसा ले लिया जाएगा, लोगों को मुदारबा सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, लेकिन उस पैसे को शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट अंटिल दे आर रिफंडेड. या तो पैसा वापस कर दिया जाएगा अगर उनको आपने नहीं देना, और या फिर इट इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार दैट मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैव बीन अलॉटेड in an amount not less than minimum amount. Conditions applicable to mudarba. If the subscription has not been received by the date specified in the prospectus, then all money received from the applicants shall be refunded within 15 days of the said date, and the mudarba company and the directors shall be liable to repay the money which is not refunded. इस चैप्टर के लिए अगर आप वही वाला चैप्टर साथ में इसके पढ़े तो आपको ये वाली प्रोविजंस मुदारबा की समझ आ जाएंगी. ये तो मुदारबा कंपनीज के लिए है, उस तरह उसमें भी आपको मैंने बताया था अगर कंपनी
शेयर्स इशू करती है तो जिनके नाम इशू करती है तो कर देगी, जिनके नाम शेयर इशू नहीं करती उनको कंपनी उनका पैसा वापस करेगी. सो इफ द सब्सक्रिप्शन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस, अब ये कंपनी के मुदारबा कंपनी के बिहाफ पे वो है कि उसने सब्सक्रिप्शन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस, द मुदारबा कंपनी shall all money received from the applicant shall be refunded within 15 days of the said date, and the Mudarba company and directors shall be liable to repay the money which is not refunded. The Mudarba company shall issue Mudarba certificates within 30 days from the date of allotment. The Mudarba company shall maintain a register of holders of Mudarba certificates in such form and in such manner as may be prescribed. The Mudarba company shall maintain a separate bank account, funds, assets and liabilities of each Mudarba. यानी इन तमाम चीज़ों के लिए मुदारबा कंपनी का एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा. No Mudarba shall be liable for the liabilities or be entitled to benefit from the assets of any other Mudarba or of the Mudarba company. A Mudarba certificate shall be transferable in the manner as provided in the prospectus of the Mudarba. No Mudarba shall be a business which is opposed to the injunctions of Islam. यानी मुदारबा इस्लामिक मोड है, सो कोई भी ऐसा बिजनेस जो मुदारबा में अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम हो तो वो अलाउड नहीं होगा. इस्लाम के कवानीन के मुनाफी कोई भी बिजनेस नहीं होगा. एंड द रजिस्ट्रार शेल परमिट द फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा ओनली ऑन सर्टिफिकेट ऑफ द रिलीजियस बोर्ड. शुरू में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ऑर्डिनेंस है, जिस तरह रूल्स थे 1981 के, उसी तरह एक मुदारबा कंपनी को के लिए एप्लीकेबल होता है एक रिलीजियस बोर्ड. सो मुदारबा कंपनी shall permit the flotation of मुदारबा only on certificate. यानी ये अपना इसका फ्लोटेशन तब होगी, शेयर्स तब वो होंगे जब रिलीजियस बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिले दैट मुदारबा इज नॉट अ बिजनेस अपोज टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम. सिंपली ये जो रिलीजियस बोर्ड होता है ये इस बात का सबूत देता है, इस बात का डिक्लेयर करता है कि ये जो मुदारबा कंपनी है दिस इज नॉट रनिंग द बिजनेस अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम. इसलिए मुदारबा का बिजनेस चलाने के लिए आपको डेफिनेटली रिलीजियस बोर्ड का सर्टिफिकेट जरूर हासिल करना होगा. अकाउंट्स ऑफ मुदारबा. द मुदारबा शैल फिक्स within 6 months from the closing of the accounting year of the Mudarba, prepare and circulate to the holders of Mudarba certificates. Just make an annual balance sheet, profit and loss account in such form and manner as may be prescribed. A report of the auditor on the balance sheet and profit and loss account. A report by the Mudarba company on the state of affairs of the Mudarba. So ये है the accounts of Mudarba which the Mudarba company shall within 6 months from the closing of accounting year shall prepare and circulate to the holders of Mudarba certificate. The audit of Mudarba. The accounts of Mudarba shall be audited by the auditor. And the auditor, I have told you, must be the CA, Chartered Accountant. मुदारबा कंपनी का ऑडिट जो ऑडिटर करेगा वो CA होगा. The auditor shall be appointed by the Mudarba company with the approval of the registrar. The auditor shall have the same powers, duties and liabilities as an auditor of a company has under the company's ordinance 1984.
जो कि मैंने आपको ऑडिटर के चैप्टर में बताया था कि उसकी ऑडिटर की क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसके इख्तियारात हैं। तो जो इख्तियारात, जो जिम्मेदारियाँ, जो लायबिलिटीज़ ऑडिटर की कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में बाकी कंपनियों के ऑडिटर्स की हैं, इसी तरह मुदारबा कंपनी के ऑडिटर की लायबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और पावर्स भी वही होंगी जो कि बाकी कंपनीज की है अंडर द ऑर्डिनेंस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, मुदारबा कंपनीज। और इससे पहले मैंने आपको बताया दी डिविडेंड्स, डिविडेंड ऑफ कंपनी। उसमें व्हाट इज डिविडेंड, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मुदारबा में वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज मुदारबा, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ मुदारबा and the registration of mudarba companies, the types of mudarba। उसके बाद हमने देखा what is the business of mudarba, the mudarba companies is involved in different activities, and I have given a list of those activities in which the mudarba companies are involved, and the conditions applicable to mudarba. Kindly, when you go through these conditions, you please pay attention to all the conditions। और अगर आपने मेरा वो जो चैप्टर था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आई गेस, या उसका अगला पिछला जो लेक्चर होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि द वे द कंपनी अलॉट शेयर्स एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑन द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसी तरह कंडीशंस एप्लीकेबल टू मुदारबा भी मोर और लेस उससे रिलेटेड है कि जी जब मुदारबा सर्टिफिकेट्स कब मिलता है, उसके लिए क्या शराइत हैं, और अगर नहीं शेयर्स अलॉट किए तो कैसे पैसा रिफंड कैसा होगा, पैसा ले लिया तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। तो ये तमाम प्रोविजंस तकरीबन मिलती जुलती हैं। सो प्लीज गो थ्रू दी कंडीशंस एप्लीकेबल टू मुदारबा एंड रीड इट टुगेदर विद दैट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर हमने देखा द अकाउंट्स ऑफ मुदारबा, द कंपनी विद इन 6 मंथ, द मुदारबा कंपनी जो 6 महीनों के अंदर अंदर, 6 महीने कब से, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑफ द मुदारबा, द कंपनी शैल प्रिपेयर एंड सर्कुलेट द मुदारबा सर्टिफिकेट। उसमें एनुअल बैलेंस शीट, लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट, और फिर उसमें मुदारबा कंपनी ने देनी होगी एक रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके साथ साथ a report by the मुदारबा कंपनी on the state of affairs of the मुदारबा। और आखिर में मैंने आपको बताया about the audit of मुदारबा। मुदारबा कंपनीज का ऑडिट करने वाला ऑडिटर CA होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, एंड he shall be appointed by the मुदारबा कंपनी with the approval of the registrar। ये था हमारा आज का टॉपिक। That's enough for today. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.